सभी को राधे राधे। मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी उड़ीसा से अंजू मित्तल जूम सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागणों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। योग सेहत के लिए होता है वरदान, योग सेहत के लिए होता है वरदान, सब रोगों का कर रहा है आज योग निदान। योग आज निदान हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच परम आदरणीय योगाचार्य स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। निश्चय ही इनके ज्ञान के एक एक मोती से हम अपना जीवन संवार सकते हैं। चलिए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए सभा का आगाज करते हैं। परंपरा अनुसार गणेश वंदना व सम्मेलन प्रार्थना के साथ मैं निवेदन करती हूँ राष्ट्रीय अंगदान सखे मधु डुमरेवाल जी। मधु जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली, ऊंची सोच और मजबूत इरादे लेकर चलने वाली। मधु जी आपसे निवेदन है सभा में गणेश वंदना व सम्मेलन प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। धन्यवाद अंजू जी। सभागार में उपस्थित सभी को बंधुगण को मेरा नमस्कार और माननीय अतिथि आदरणीय स्वामी जी को मेरा वंदन। तो अब हम गणेश वंदना से सभा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी कोई आंखों को बंद कर ले और नमस्कार मुद्रा में हाथ को जोड़ ले। अब हम मन को एकाग्र करने के लिए ओम स्वर का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम गणेश वंदना के लिए हाथ जोड़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसी पहले खुद को जय करी। हमको मन की शक्ति देना। जय हिंद। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं जिनको आमंत्रित करती हूँ उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रखर बुलंद इरादों की स्वामिनी, प्रखर बुलंद इरादों की स्वामिनी, मुखड़े पे बुद्धिमता और शालीनता भरी, नेत्र अंग देह एवं रक्तदान की संपूर्ण ज्ञान की मशाल लेकर पूरे राष्ट्र को लेकर चली। वो है हमारे राष्ट्रीय प्रकल्प नेत्र अंग देह एवं रक्तदान प्रमुख श्रीमती सुशीला जी फरमानिया। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुशीला दी। धन्यवाद अंजू जी, आपसे निवेदन, मेरा परिचय आपके करवाने के स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूँ दीदी। धन्यवाद अंजू जी। यहाँ पर उपस्थित सभी जन समूह और हमारे आज की अतिथि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी, सचिव रूपा जी और आज के हमारे वक्ता बिहार योग भारती मुंगेर से उपस्थित स्वामी शिव ध्यानम, जो कि वहां के अध्यक्ष हैं। इनका परिचय तो हमारी राजकुमारी जी देंगी। इनकी हम 3 महीने से प्रतीक्षा कर रहे थे और इतने आतुर हैं इनकी वाणी सुनने के लिए। तो आप सभी का मैं बस एकदम कम शब्दों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और स्वामी जी के परिचय देते हुए इनके लिए
सुनने की व्यवस्था की जाए। इस जूम सभागार में सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हरिओम तत्सत। अपने गुरु स्वामी निरंजनानंद जी और अपनी संस्था बिहार योग भारती और बिहार योग विद्यालय की ओर से इस सभा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और अन्य श्रोताओं को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपनी शुभकामनाएं ने मंगल कामनाएं सबको प्रेषित करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने एक पहल लेते हुए योग के विषय पर ये ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की है और इसके माध्यम से यदि हम आपके सामने योग के कुछ व्यवहारिक और उपयोगी पक्ष रख सकें जो आपके अपने जीवन में काम आ सकें तो हम समझेंगे कि ये प्रयास सार्थक और सफल रहा। योग पर अपने विचार रखने से पहले ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जब हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि आज वर्तमान युग में यद्यपि योग बहुत लोकप्रिय हो गया है लेकिन इसके अनेक परिवर्तित स्वरूप, अनेक मॉडिफाइड वर्जन्स समाज के सामने उपस्थित हैं और लोगों के मन में स्वाभाविक है कि अनेक विचारधाराएं हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। इसके प्रारंभ में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है हमारे लिए, और इसके लिए हम आपको ले जाना चाहेंगे अपनी इस बिहार योग परंपरा के प्रवर्तक, हमारे जो गुरु हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती, जिन्होंने ऋषिकेश में जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका मानना था योग वो विद्या है, वो विज्ञान है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सके, उसके समग्र व्यक्तित्व को सुधार सके, निखार सके, उसकी बुद्धि, भावना और कर्म जो मनुष्य की तीन मुख्य प्रतिभाएं हैं, बुद्धि का संबंध से, भावनाओं का हार्ट से, कर्म हमारे हाथ, हैंड्स, तो जो हमारी बुद्धि, भावना और कर्म को उन्नत बनाए, उनको समायोजित करके एक सुंदर स्वरूप दे जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन में कल्याण कर सकें, ये योग की परिभाषा है हमारे लिए। जो भी विधि, जो भी अभ्यास, विचारधारा मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाए, उसका उत्थान करे, वो योग है। स्वामी शिवानंद जी का ये जो एक विजन था योग के बारे में, उसको आगे बढ़ाया उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। स्वामी शिवानंद जी यद्यपि एक दशनामी परंपरा सन्यासी थे और सन्यास परंपरा में हम लोगों की मौलिक विचारधारा वेदांत की रहती है, वो हम लोगों का व्यक्तिगत दर्शन है। लेकिन स्वामी शिवानंद जी एक युग दृष्टा मनीषी थे जिन्होंने आने वाले युग की आवश्यकताओं का पूर्वाभास कर लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को योग के प्रचार का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले युग में मानवता के सामने जो चुनौतियां, जो कठिनाइयां, जो समस्याएं आने वाली हैं, उनके लिए कोई इंजेक्शन, दवाई, टॉनिक वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मनुष्य का सर्वांगीण स्वास्थ्य और उसका उत्थान योग के विज्ञान में निहित है। ये आदेश दिया स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी सत्यानंद जी को, योग को नगर नगर, डगर डगर फैलाओ, स्प्रेड योगा फ्रॉम डोर टू डोर एंड शोर टू शोर। और इसी उद्देश्य से
स्वामी सत्यानंद जी ने 1963 में 1963 में बिहार योग विद्यालय की, बिहार स्कूल योगा की स्थापना की थी और योग के प्रचार का कार्यक्रम आरंभ किया। और हम लोगों के लिए आज ये वार्ता, ये सभा और भी अधिक संतोषजनक और हर्षजनक है, क्योंकि ये जो वर्ष है 2023 का, ये स्वामी सत्यानंद जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, उनका सेंटेनरी ईयर है। और इस पूरे वर्ष हम लोगों का यही संकल्प है, इसे एक सेवा वर्ष के रूप में मनाएं और समाज के हर वर्ग को योग से परिचित कराएं, योग के लाभ से परिचित कराएं, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। और हम लोगों का फोकस यही है, योग व्यक्ति के और समाज के स्वास्थ्य, सुख, शांति और सामंजस्य के लिए, योगा फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। क्योंकि आज के युग में यही तो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं। आज के समय में समाधि या मोक्ष या निर्वाण या आत्म साक्षात्कार, ये अपनी जगह जीवन के वास्तव में ऐसे लक्ष्य हैं जिनकी ओर हमें अग्रसर होना भी चाहिए, लेकिन आज इनकी उतनी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आज का समाज, आज का व्यक्ति रोगी है, बीमार है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर। इसलिए आज के दौर में प्राथमिकता है कि उसके इस आयाम को पहले सुधारा जाए। व्यक्ति दुखी है, उसके संबंधों में सामंजस्य नहीं, हार्मनी नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कार्य क्षेत्र से संबंधी हो। ऐसे में योग कैसे हमारी मदद कर सकता है, इस पर अपने हम थोड़े विचार आपसे साझा करने चाहेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं स्वास्थ्य का, हेल्थ। ये एक मौलिक आवश्यकता है जो आज के दौर में, आज के आपाधापी वाले युग में, तनाव भरे जीवन में इस का आज ह्रास हो रहा है, इसका पतन हो रहा है। ऐसे में योग का क्या रोल होना चाहिए? योग के अभ्यास यहाँ पर बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य हम लोगों की दृष्टि में केवल शारीरिक नहीं है, मन का स्वास्थ्य भी मायने रखता है। और हम लोग तो योग में मानते हैं शरीर से ज्यादा मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों में प्रायः मन की भूमिका ज्यादा होती है। आजकल जो अनेक साइकोसोमैटिक डिजीजेस समाज में प्रेवलेंट हैं, जो मनोकायिक बीमारियां हैं, उनका मूल स्रोत डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं कि मूल स्रोत मन है। मन में तनाव या स्ट्रेस जब एक सीमा के पार चले जाता है तो शरीर पर उसके बुरे लक्षण दिखलाई देने लगते हैं और वही रोग के रूप में सामने आते हैं। अब आज का जीवन निश्चित रूप से व्यस्त है। लोगों के जीवन में अनेक महत्वाकांक्षाएं हैं, अनेक जिम्मेवारियां हैं। लोगों के पास अधिक समय नहीं है। प्राय लोगों की यही शिकायत रहती है कि ठीक है स्वामी जी, आप कहते हैं योग हमारे लिए फायदा करेगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अपने जीवन में समय हम योग के लिए निकाल पाए, ये संभव लगता नहीं। इसके लिए हमारे गुरुजी स्वामी निरंजनानंद जी, जो स्वामी सत्यानंद जी के पट शिष्य हुए और उनके उत्तराधिकारी, उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत व्यवहारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम योग का कैप्सूल सिद्धांत कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि योग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप घंटों अभ्यास करें। उतना समय
गृहस्थ जीवन में संभव भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो कुछ ऐसे अभ्यास जिनमें आप मिनिमम टाइम देकर मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। और ये कैप्सूल का जो सिद्धांत है, इसका लक्ष्य यही है कि अपने दिन भर के समय में, ये कोई आवश्यक नहीं कि आप 1 घंटा या 2 घंटे का समय निकालें, केवल 5 मिनट 10 मिनट, कभी सवेरे, कभी दिन में, कभी शाम के समय, छोटे छोटे अभ्यास, इनको करने के लिए कोई विशेष स्थान या सामग्री की भी जरूरत नहीं। आप कैसे उनको अपनी दिनचर्या में स्थापित कर सकते हैं। तो ये 5 कैप्सूल हैं, इसीलिए हम इसको योग की पंचांग साधना भी कहते हैं। योग पंचांग अभ्यास में 5 अंग हैं और इसका प्रयोजन आपके व्यक्तित्व, आपके जीवन के अलग अलग आयाम से है। पहला कैप्सूल वो है मंत्र का। मंत्रों के संबंध में प्रायः लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि इनका संबंध तो धर्म के साथ है, कि धार्मिक या सांप्रदायिक हैं। लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन या भ्रांति अनुभव करते हैं, लेकिन इस विषय में योग का मत स्पष्ट है। मंत्र ध्वनियां हैं, साउंड वाइब्रेशंस हैं, और मंत्रों का विज्ञान ध्वनि का विज्ञान है। और ये ध्वनियां हमारे व्यक्तित्व के ऐसे आयाम को प्रभावित करती हैं जहां अन्य किसी विधि की पहुंच नहीं। और इन मंत्रों को बहुत ज्यादा मंत्र करने की भी आवश्यकता नहीं। हमारी परंपरा में केवल 3 मंत्र पर्याप्त किए गए हैं और मंत्रों को एक संकल्प के साथ किया जाता है, जो उस मंत्र की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। पहला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, जिसको किया जाता है स्वास्थ्य के संकल्प के साथ। फिर है गायत्री मंत्र, जिसको किया जाता है समझदारी, विवेक और अपनी बौद्धिक प्रतिभाओं की जागृति के लिए। और तीसरा मंत्र है दुर्गा जी के 32 नाम, अपने जीवन से दुर्दशाओं, कठिनाइयों, परेशानियों के निवारण के। बहुत अधिक समय की जरूरत नहीं, 11 बार पहला मंत्र, 11 बार दूसरा मंत्र, 3 बार तीसरा मंत्र, करने में 5 से 7 मिनट एक बार, जब वो आपको याद हो जाए। और करने का उत्तम समय सवेरे जगते ही, जिस समय आप जगते हैं, बिस्तर त्यागने की भी जरूरत नहीं, स्नान, ध्यान, मुंह हाथ धोने की भी जरूरत नहीं। लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कैसे सवेरे बासे मुंह हम मंत्रों का पाठ करेंगे, लेकिन वो एक धार्मिक दृष्टिकोण, योग में हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जिस समय आप सवेरे जगते हैं, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, क्योंकि आप उसमें ना तो पूरी तरह जगे हैं, ना पूरी तरह सोए हैं, एक बीच की अवस्था में है। और उस समय आपका मन बहुत ग्रहणशील रहता है, बहुत संवेदनशील रहता है। और उस समय यदि आप अपने मन को ये पॉजिटिव इनपुट, एक सकारात्मक प्रोग्रामिंग देते हैं, तो दिन भर के लिए वो आपके दिनचर्या को बैकग्राउंड से प्रभावित करते रहेगा। आजमा कर देखिए, अनेकों ने ट्राई किया है और एक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया है। तो ये आपके लिए पहला कैप्सूल योग का 5 से 7 मिनट लगते हैं, और पहला कैप्सूल लेने का समय सवेरे जगते ही। दूसरा कैप्सूल है कुछ आसनों का अभ्यास। आसनों का अभ्यास मुख्य रूप से शरीर के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, लचीला बनाए रखने के लिए, और शरीर में स्फूर्ति और स्ट्रेंथ लाने के लिए। आसन तो योग शास्त्रों में अनेकों वर्णित हैं, लेकिन सब करने की आवश्यकता नहीं, समय भी नहीं है लोगों के पास और आवश्यकता भी नहीं। केवल 4-5 आसन पर्याप्त है। इनके हम नाम ले लेते हैं आपके सामने, और
इनको आप बहुत आसानी से किसी भी योग्य शिक्षक के प्रशिक्षण में सीख सकते हैं। करने में सरल हैं, ज्यादा समय भी नहीं लेते। पहला आसन है ताड़ासन, जिसमें अपने शरीर को पेड़ की तरह ताना जाता है। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन, जिसमें अपनी पीठ को दाहिने बाएं और मोड़ते हैं। तीसरा है कटी चक्रासन, जिसमें ट्विस्ट करते हैं, दाएं और बाएं और अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं, जैसे तौलिए को निचोड़ा जाता है। चौथा आसन है सूर्य नमस्कार का। इसके अंतर्गत 12 पोजीशंस होते हैं, 12 भंगिमाएं होती हैं, एक के बाद एक उनको करते जाते हैं। और पांचवा अभ्यास यदि संभव हो तो एक शरीर को उल्टा करने का अभ्यास, जिसमें पैर ऊपर और सिर नीचे रहे। तो जो रक्त का संचार हमेशा सामान्य रूप से निचले अंगों में होता है, पैरों की तरफ होता है, वहां जमने लगता है। कुछ क्षणों के लिए यदि उस प्रवाह को विपरीत किया जाए, उल्टा किया जाए, तो इसका आपके हृदय तंत्र पर, मस्तिष्क पर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इन अभ्यासों से आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है, मुख्य रूप से आपके मेरुदंड का, आपकी स्पाइन, जिसको न केवल योग में लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हम लोगों के पुराणों में भी कहानी आती है कि पृथ्वी मेरु पर्वत पर स्थिर रहती है। अब वो पौराणिक कथा अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे जो एक संकेत है, जो उसमें एक सांकेतिक अर्थ है, वो हमारे शरीर की ओर है। हमारा सिर पृथ्वी की तरह है और वो जिस पर्वत पर टिका है वो आपका मेरुदंड है, आपकी स्पाइन है। स्पाइन अगर मजबूत है, हेल्दी है, लचीली है, तो पूरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक है। और ये अभ्यास आपको अभी बतलाए ताड़ासन, ये आपकी स्पाइन को तानता है। तिर्यक ताड़ासन लैटरल बेंडिंग करता है। कटी चक्रासन ट्विस्टिंग। सूर्य नमस्कार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। तो ये जो 5 मुख्य मूवमेंट्स हैं आपकी स्पाइन की, 5 गतियां हैं आपके मेरुदंड की, वो इस छोटे से आसनों के समूह से कवर हो जाती है। करने में 10 से 15 मिनट का समय, आइडियल समय है सवेरे का, नाश्ते से पहले, लेकिन किसी वजह से छूट जाता है, नहीं हो पाता, तो दिन के किसी अन्य समय भी कर सकते हैं, बस भोजन के तुरंत बाद नहीं। ये दूसरा कैप्सूल। तीसरा कैप्सूल प्राणायाम के अभ्यासों का। प्राणायाम के अभ्यास हमारे व्यक्तित्व के प्राणिक आयाम को, हमारे प्राणमय कोश को प्रभावित करते हैं, और इन प्राणों की जागृति के माध्यम से हमारे नर्वस सिस्टम पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। यद्यपि प्राणायाम भी अनेक हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के 2 प्राणायाम पर्याप्त है। पहले का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको अनेक योग शिक्षक अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। सरल सी विधि रहती है, उसमें आप अपने एक हाथ को, हाथ की पहली अंगुलियों का स्पर्श भ्रूमध्य पे कराते हैं और अपने अंगूठे से और अपनी अनामिका अंगुली से एक नासिका खोलते हैं, एक बंद करते हैं। तो विधि ऐसे रहती है कि पहले आप अपनी बाईं नासिका से सांस लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं, दाईं से लेते हैं और बाईं से छोड़ देते हैं। बहुत सरल सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर के, मन के, मस्तिष्क के सूक्ष्म स्तरों तक पड़ता है। ये तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आपकी जो नासिकाएं हैं, उनके अंदर बहुत सी नर्व एंडिंग होती हैं और उनका संबंध आपके ऑपोजिट ब्रेन के हेमिस्फीयर से रहता है। तो मस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, दायां और बायां। इस अभ्यास से दोनों उद्दीप्त होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, प्रभावित होते हैं। और दूसरा प्राणायाम, वो भी एक सरल सा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अपने हाथों की अंगुलियों से अपने कानों को बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और कंठ से एक भौंरे की गुंजन की आवाज पैदा करते हैं और उस पर फोकस करते हैं। बहुत सरल क्रिया है, लेकिन इसका भी प्रभाव दूरगामी है।
इन 2 प्राणायाम को करने में भी 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। आइडियल समय रहेगा आसनों के अभ्यास के तुरंत बाद, पर यदि संभव नहीं हो पाता समय के अभाव के कारण, तो दिन के किसी अन्य समय भी किया जा सकता है। ये था तीसरा कैप्सूल प्राणायाम का। चौथा कैप्सूल है एक विश्रांति के अभ्यास का, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन। अब जो आपको अभ्यास बतलाए थे आसन और प्राणायाम के, ये योग की एक विशेष शाखा के अंतर्गत आते हैं जिसे हठ योग कहा जाता है। अब कुछ अभ्यासों पर चर्चा करेंगे जो राजयोग नामक शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिसका संबंध मन से है। और मन के साथ जो पहला काम किया जाता है वो है उसको रिलैक्स करना, क्योंकि आए दिन जो परिस्थितियां, घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, वो मन पे प्रभाव तो निश्चित रूप से छोड़ती हैं, तनाव के रूप में, थकान के रूप में, स्ट्रेस के रूप में। और उन स्ट्रेसेस को निष्कासित करना, उनके दंश को निकालना, कम करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। योग में एक बहुत ही सरल किंतु प्रभावी क्रिया है योग निद्रा की, जिसका आविष्कार स्वामी सत्यानंद जी ने किया था। और आज ये न केवल भारत में, पूरी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय विधि है। इसमें व्यक्ति केवल अपने बिस्तर पर लेट जाता है, बिस्तर या जमीन पर, और शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक ना हो तो एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप उस अभ्यास को करते जाते हैं। आप निर्देश सुनते जाते हैं और मानसिक रूप से उनका अनुसरण करते जाते हैं। 15 से 20 से 25 मिनट की क्रिया है। इसके ड्यूरेशन को भी एडजस्ट किया जा सकता है। और इस विधि से, योग निद्रा की इस विधि से शारीरिक तनाव है, फिजिकल टेंशन्स, मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन्स, बहुत हद तक उनका मूलन हो जाता है। इसको करने का सबसे उपयुक्त समय है दिन के अंत में या शाम के समय। यदि आप किसी दफ्तर में कामकाज करते हैं तो किसी दफ्तर से घर लौटते हैं, प्रायः होता क्या है कि व्यक्ति कार्य क्षेत्र से घर लौटता है तो ऑफिस के स्ट्रेसेस, तनाव को व्यक्ति घर में लेके आता है, और घर के माहौल में, घर के इंटरैक्शंस में उन स्ट्रेसेस का एक इफेक्ट दिखलाई देता है। तो इसलिए हमारे गुरु जी रेकमेंड करते हैं लेट आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग, व्यक्ति यदि अपने बाहर कामकाज से घर लौट रहा है, या अगर आप घर में हैं, गृहिणी हैं, घर में हैं, तो वो भी एक समय है जब आपको अपने दिन के कार्यों से थोड़ा समय मिलता है, थोड़ी फुर्सत मिलती है। दिन भर की गतिविधियां में जो भी इंटरैक्शंस हुए हैं, क्रियाकलाप हुए हैं, किसी से थोड़ी अनबन हुई, वो सारे सूक्ष्म स्तर पर एक टेंशन के कारण है। उस समय अगर आप अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ के इस योग निद्रा की विधि को अपनाते हैं, करते हैं उसका अभ्यास, तो आप पाएंगे कि बहुत हद तक वो टेंशन्स अब आपको प्रभावित नहीं करेंगे। ये था चौथा कैप्सूल। और पांचवा कैप्सूल जो इस पंचांग योग को कंप्लीट करेगा वो है ध्यान का छोटा सा अभ्यास। और उसको करने का उत्तम समय है रात को सोने से पहले। इसमें योग में अलग अलग अभ्यास आते हैं। एक अभ्यास है, उसका नाम है अंतर मौन, जिसमें आप अपने विचारों को देखते हैं एक दृष्टा के भाव में। या अजपा जप का अभ्यास, जिसमें आप अपने श्वास के प्रति सजग बनते हैं, श्वास को शरीर के किसी एक विशेष क्षेत्र में अनुभव करते हैं मंत्र के साथ। व्यक्ति अपनी रुचि, अपने सुविधा के अनुसार एक किसी अभ्यास का चयन कर सकता है और सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए और अपने आप को निद्रा के लिए तैयार करने के लिए। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है, जब हम सोने भी जाते हैं तो
भले ही हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन जो दिन भर की घटनाओं से जो विचार उत्पन्न हुए मन में तो चलते रहते हैं, या अगले दिन की संभावनाएं, अगले दिन की प्लानिंग, तो मन रिलैक्स नहीं होता है। मन में विचार चलते रहते हैं। ऐसी अवस्था में नींद में प्रवेश करते हैं। नींद के दौरान भी अवचेतन मन में विचारों का ताना बाना चलता रहता है। परिणाम ये होता है कि नींद पूरी तरह आरामदायक नहीं होती। सवेरे उठते भी हैं तो प्रायः एक थकान का अनुभव होता है, और अगले दिन स्फूर्ति नहीं रहती, चुस्ती नहीं रहती। व्यक्ति को दिन में सोने का मन करता है और फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो यदि सोने से पहले ये एक छोटी सी एक आदत, छोटा सा नियम बना लिया जाए कि हम एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास करके निद्रा में प्रवेश करेंगे, तो ये आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। ये आपके सामने योग के कुछ छोटे छोटे कैप्सूल्स, जिनमें सरल सरल से अभ्यास है, मंत्र, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन और ध्यान। इनको अगर आप अपने दिनचर्या के अलग अलग समय में इंटीग्रेट करें, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर एक सकारात्मक इफेक्ट, प्रभाव दे रहा है। और ये आपको बहुत हद तक शारीरिक रोगों से, बीमारियों से बचाए रखने में, साथ ही अनेक मानसिक समस्याओं से, जैसे अवसाद है, तनाव है, इनसे आपको बचाए रखने में और आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। ये योग का एक पक्ष हुआ जो अभ्यासों पर केंद्रित है। आपको जो भी बातें अभी तक बतलाएं अभ्यास मूलक थी, प्रैक्टिस ओरिएंटेड। चाहे वो आसन का अभ्यास हो, प्राणायाम का अभ्यास हो, ध्यान का अभ्यास हो, आप इसी विधि को करते हैं। साथ ही योग का एक और पक्ष है जो शायद उतना ही, या अगर वास्तव में कहें तो शायद अधिक महत्वपूर्ण है, और यह है योग का जीवन शैली पक्ष, लाइफस्टाइल एस्पेक्ट। क्योंकि अभ्यास तो आप कुछ ही समय तक कर सकते हैं, एक निश्चित समय तक। आखिर आप दिन भर आसनों का अभ्यास या प्राणायामों का अभ्यास नहीं कर सकते, आवश्यकता भी नहीं है और किए भी नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी दिन भर आप अनेक परिस्थितियों से गुजरते हैं, अनेक चैलेंजेस से, अनेक चुनौतियों से, और वो निरंतर आपके मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव डाल रहे हैं। और उन परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुलित रख पाना, बैलेंस्ड रख पाना, हार्मोनियस रख पाना, पॉजिटिव रख पाना, ये योग के जीवन शैली पक्ष का उद्देश्य है, लाइफस्टाइल एस्पेक्ट। और ये वो पक्ष है जो आपको जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य अनुभव करने में व्यवहारिक रूप से मदद देगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का तो अवसर नहीं है, ना समय भी नहीं है, लेकिन आपके सामने हम सूत्र रूप में 3 बातें रखते हैं। सूत्र रूप में इसलिए क्योंकि सूत्रों को अपनाना सरल है, और यदि एक बार वहां से व्यक्ति ने प्रारंभ कर लिया, पहला कदम ले लिया, तो फिर आगे के कदम आसान हो जाते हैं। पहला सूत्र आपके सामने रखते हैं कि प्रतिदिन हम कोई ना कोई सत्कर्म करने की कोशिश करें, कोई अच्छा काम, एटलीस्ट 1 गुड डीड अ डे। हमारे परम गुरु स्वामी शिवानंद जी कहते थे, इफ यू डू 1 गुड डीड अ डे, इट विल सून क्रिएट एन ओशन ऑफ गुडविल। छोटे छोटे सत्कर्मों के जुटते रहने से सद्भावना का सागर बनता है।
और ये गुड डीड का तात्पर्य एक ऐसे कर्म से है जिसमें आपका अपना कोई स्वार्थ ना जुड़ा। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, वो निश्चित रूप से एक आवश्यकता है, दायित्व है, लेकिन यहाँ हमारा तात्पर्य किसी और चीज से है। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता जिसमें अपना स्वार्थ ना जुड़ा हो। जैसे आप लोगों की संस्था बहुत से इनिशिएटिव्स लेती है जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आप लोग रक्तदान, नेत्रदान, इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें अपना सहयोग देते हैं, तो निश्चित रूप से एक सत्कर्म है, गुड डीड है, जिसमें आप एक निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं। तो ये एक पहला सूत्र आपके सामने रखा। ये व्यक्ति प्रयास करे दिन भर में कम से कम एक गुड डीड, एक काइंड डीड कर सके। दूसरा सूत्र, अपने संगों को देखते रहिए। संग यानी जिस चीज से भी आप जुड़ते हैं, आपकी एसोसिएशंस, और अपने संगों को यथासंभव सकारात्मक रखने की कोशिश कीजिए। एसोसिएशंस को पॉजिटिव रखिए। ये एक दूसरा सूत्र है। और संग क्या है? उदाहरण स्वरूप आप सवेरे जगने से लेकर रात को सोने तक किन किन चीजों से जुड़ते हैं? जिससे भी जुड़ते हैं वो आपका संग है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दोस्त, आपके कोलीग्स, परिवार के सदस्य, मित्र, नॉवेल्स, किताबें, जहां भी आप किसी चीज से जुड़ रहे हैं वो एक संग है। और इतना विवेक तो हम सब में है ही कि देख सकते कौन सा संग पॉजिटिव है, कौन सा हमको इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, और कौन सा संग हमको नीचे की ओर ले जाता है। तो दिन भर अपने संगों के साथ थोड़ा सा विवेक करने की कोशिश की। जहां पे भी संभव हो, जहां पे भी चॉइस हो, कई बार तो चॉइस नहीं होती है, बहुत सी चीजें अपने कर्तव्यों के निष्पादन में करनी पड़ती है, लेकिन जहां तक संभव हो सके पॉजिटिव चीजों से जुड़ने की कोशिश। ये एक दूसरा सूत्र आपके सामने रखा। और एक तीसरा सूत्र जिसको हम लोग कहेंगे कि अपने दिवस की समीक्षा करना। रात को ध्यान से पहले, जैसे हमने कहा, एक ध्यान का अभ्यास, चाहे तो उस ध्यान के अभ्यास की एवज में ये अभ्यास भी कर सकते हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अपने दिन भर की घटनाओं की एक समीक्षा। आप सोने जा रहे हैं, बस बिस्तर पे चुपचाप बैठ जाइए, किसी आसन या बैठने की भी जरूरत नहीं, कुर्सी या बिस्तर पे भी चलेगा। और जैसे हम लोग एक पर्दे पर चलचित्र देखते हैं, मूवी देखते हैं, आप बस आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप आज की पूरे दिन की गतिविधियों को फिल्म की तरह अपने मानस पटल पर देख रहे हैं। सवेरे जगने से लेके क्या क्या आपने किया और उस समय तक जब तक आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। एक इमीडिएट बेनिफिट तो आपको इस अभ्यास का ये होगा कि आपकी मेमोरी इंप्रूव करेगी, आपकी स्मरण शक्ति। और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक रूपांतरण शुरू होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं, आज ये घटना हुई, ये घटना हुई, कहीं भी आपको कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंटरेक्शन दिखलाई दे जहां आपकी कोई नकारात्मकता भी व्यक्त हुई, दूसरे ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ हम आत्म सुधार से हमारा मतलब है। कहीं भी आपने देखा कि कुछ नेगेटिविटी, चाहे क्रोध के रूप में, चाहे चिड़चिड़ेपन के रूप में, चाहे किसी भी अन्य नकारात्मक भाव के रूप में अभिव्यक्त हुई, तो वहां थोड़ा सा आप इस चलचित्र को पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा आत्मचिंतन, क्या कारण है इसके पीछे। यदि ऐसी परिस्थिति दोबारा
भविष्य में आती है तो मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ, कैसा मेरा रिस्पॉन्स बेटर हो सकता है। बस थोड़ा सा चिंतन और फिर आगे बढ़ जाना। इसमें कहीं पे भी ग्लानि या हीनता लाने की जरूरत नहीं है कि ओ मेरे से ये गलती नहीं। हमारा पर्पस है अपनी गलतियों के प्रति सजग बनना, अपनी कमजोरियों कमियों को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर में को रिपीट ना करना। इस छोटे से सूत्र को भी अगर आप एक हैबिट बना लेंगे, जीवन में एक स्थान दे देंगे, उसी तरह जिस तरह से हम जीवन में अन्य चीजों को स्थान देते हैं, भोजन है, स्नान है, वो तो करते ही हैं क्योंकि वो एक हैबिट बन गई है, आदत बन गई है। क्या हम उसी तरह से ऐसी कुछ पॉजिटिव और हैबिट्स अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं क्या? अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं तो कुछ सप्ताह में आप देखेंगे एक परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में आ रहा है। आप ज्यादा बैलेंस्ड होते जा रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सेज अब उतने ऑटोमेटिक नहीं है। नॉर्मली हम क्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं। कोई भी चीज होती है रिएक्ट करते हैं, और इस के माध्यम से धीरे धीरे वो समझ, वो विवेक शक्ति, वो नियंत्रण, वो आत्म संयम डेवलप होने लगेगा। ये आत्मचिंतन और आत्म सुधार, ये एक छोटी सी विधि जिसे हम दिवस की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द डे कहते हैं। इन 3 सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में पकड़ सके, गांठ बांध कर रख लें, हम इसको ट्राई करेंगे, आजमा कर देखेंगे। और केवल इसीलिए नहीं बात हमारी मानिए कि हम कह रहे हैं, आप स्वयं आजमा के देखिए। अगर आपको कुछ लाभ नहीं लगता छोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में योग एक व्यक्तिगत विज्ञान है और अनुभव परक ज्ञान है। आपको यदि इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है तो आप अपने आप इसमें आपकी आस्था बढ़ेगी और आप इसको और गहराई से और उमंग और उत्साह के साथ करें। ये जो 3 सूत्र हमने आपके सामने रखे, ये वास्तव में योग की 3 शाखाओं के छोटे छोटे अंग हैं, जो योग का व्यवहारात्मक पक्ष है। एक तो आपको बताया अभ्यासात्मक पक्ष, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसको आप प्रैक्टिस के रूप में करते हैं, और दूसरा है एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट, व्यवहारात्मक, व्यवहार में दिखलाई देता है। और व्यवहार तो 24 घंटे चलता है, इसलिए ये योग भी दिन भर चलते हैं। और ये 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो 3 सूत्र आपके सामने रखे, वो इन्हीं योग की शाखाओं के छोटे छोटे अंश थे। अपने में तो ये बृहत विषय है। कर्मयोग पर तो पूरा गीता का शास्त्र है, भक्ति योग पर अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एक छोटे से बिंदु से। तो कर्मयोग में आपको एक छोटा सा सूत्र रखा जो प्रेरित करता है हमें निस्वार्थ कर्म की ओर। निस्वार्थ कर्म से जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, और निस्वार्थ कर्म से जो एक बेनिफिट आता है वो हमारे बाकी लाइफ में भी फैलता है। कि देखा जाए तो कर्मयोग और कुछ नहीं, एक रीडेफिनेशन है, एक पुनर्परिभाषा है जीवन से अपने संबंधों की। हम जीवन से कैसे रिलेट करते हैं, अपने परिवार वालों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, कोवर्कर से, अपनी एम्बिशन से, अपने नीड से, अपने डिजायर से, अपने इच्छाओं से हमारा संबंध क्या है। वो संबंध अपेक्षा करता है, बहुत ज्यादा आसक्ति करता है, तो हमें ही चोट लगती है। आए दिन चोट लगती है, अपेक्षा पूरी नहीं होती, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, जो चाहा नहीं मिला, वो एक चोट करता है, आघात करता है। और कर्म योग की ट्रेनिंग, कर्म योग का प्रशिक्षण एक एटीट्यूडिनल ट्रेनिंग है, एक व्यक्तित्व में चेंज, एटीट्यूड में चेंज लाने की प्रक्रिया है जो हमको इन आघातों से बचाती है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं जिससे ये आघात का पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और इस तरह से हमारे संबंध ही डिटरमिन करते हैं कि ये आघात हमें क्यों लगता है। मान लीजिए आप
एक सुखी दंपति हैं और दुर्भाग्यवश आपके किसी भांजे या भतीजे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उनके माता पिता का देहावसान हो जाता है और आप ही उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी पूरी की, उसको लिखाया पढ़ाया, उसकी शादी ब्याह की, बसाया। अब और वो शादी करके मान लीजिए दूसरे किसी शहर में बस भी जाता है, यहाँ तक ठीक है। मान लीजिए एक दिन आपको किसी वजह से कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है और आप सोचते हैं चलो हमारा ये भतीजा है, उसको फोन लगाते हैं और वो हमारी मदद कर देगा। आप फोन भी लगा देते हैं। अब यदि उस भतीजे ने आपकी तुरंत सहायता कर दी तब तो कोई बात ही नहीं। मान लीजिए इसी वजह से उस भतीजे ने इनकार कर दिया, कह दिया कि नहीं अभी मेरे पास खुद धन की कमी है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं संभव नहीं है। छोटी सी बात पे ना बोल दिया। अब उससे आपके दिल पर क्या बीतती है, ये प्रश्न है। ये तो एक उदाहरण स्वरूप एक घटना आपके सामने रखी। इस तरह की घटनाएं दिन में 20-50 होती रहती है और उनका एक आघात पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा अटैच थे इस बात से कि आपने अपने भतीजे को पूरी परवरिश की, तो ये आप बहुत बड़ा आघात होगा, एक चोट लगेगी कि अरे उसके साथ हमने इतना अच्छा किया, उसको इतना उस पर उपकार किया और आज जब मुझे जरूरत थी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। अगर आप कमजोर दिल के हैं, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए। अगर मेंटली कमजोर हैं, नर्वस डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। और कुछ नहीं तो एक स्ट्रेस, एक टेंशन तो होगा ही, जो किसी ना किसी तरीके से आपको इफेक्ट करेगा। कारण कहाँ था? आपने जो भी किया ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन अगर आपके मन में वो अपेक्षा थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इसका भला कर रहा हूं ताकि भविष्य में कभी मुझे जरूरत पड़े तो ये मेरा भला करे, यानी वहां पर उस उपकार के कर्म के प्रति भी आपकी जो आपका उससे संबंध था, वहां पे एक कमी थी। आप एक अपेक्षा के साथ काम कर रहे थे और वो अपेक्षा भविष्य में आपके लिए एक आघात के रूप में आई जब ऐसा आपके साथ हुआ। एक छोटा सा उदाहरण है जो इलस्ट्रेट करता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में अनेक अपेक्षाएं, अनेक आसक्तियां डेवलप करते हैं और जब वो नहीं पूरी होती तो एक आघात लगता है। कर्म योग का प्रशिक्षण है कि व्यक्ति कर्म करे और परिणामों से, फल से स्वयं को अलग रखे। ये नहीं कह रहे कि फल को त्याग देना चाहिए, फल है, फल की कामना से ही कर्म होता है, लेकिन समस्या है उसकी आसक्ति के साथ जब व्यक्ति चिपकता है। तो निस्वार्थ कर्म करने, गुड डीड करने से धीरे धीरे ये एक ट्रेनिंग अपनी एटीट्यूड की डेवलप होती है। दूसरा सूत्र जो आपके सामने रखा, भक्ति योग का, ये अपने संगों को देखिए। और ये सूत्र भी एक व्यवहारिक सूत्र है जो रामचरितमानस में आता है। रामचरितमानस के एक प्रसंग में श्री राम जब माता शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं, उस भक्ति का पहला सूत्र ही वो ये कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन की संगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। अब अनेक व्याख्याकार, कथाकार इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि भक्ति का पहला सूत्र है कि संतों का संग हो। वो अपनी जगह ठीक है। प्रश्न यहाँ उठता है जिसको हमारे गुरु जी पूछते हैं हमसे कि क्या संत का क्या तात्पर्य है? क्या केवल साधु महात्मा ही संत है? वो तो संत है ही, उनका संग रूप से एक पॉजिटिव इनपुट देता है, लेकिन यहाँ पर संत शब्द का तात्पर्य हर उस अच्छी चीज से है जो आपको एक पॉजिटिव इनपुट देती है।
तो ये सूत्र आपको कह रहा है कि अपने संगों को पॉजिटिव रखना है। ये भक्ति योग का पहला सूत्र है। और भक्ति योग को योग में किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। इसको जिस तरह से राजयोग को अपने मन के नियंत्रण का विज्ञान समझा जाता है, वैसे भक्ति योग भावनाओं को चैनल करने का, उनको प्यूरिफाई करने का, उनको सही दिशा देने का विज्ञान है। अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रख पाना। भावनाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं आपके संग से। भावना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसका अपना कोई स्वरूप या रंग नहीं है। जिस चीज से जुड़ती है उसका वही स्वरूप बनता है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, सामने से आप अपने किसी शत्रु को आता हुआ देखते हैं, या कोई व्यक्ति जिसके साथ आपकी अनबन चल रही है। संग हुआ उस व्यक्ति का, मन में क्या भाव आया? क्रोध का, द्वेष का। आप कुछ और आगे चले, सामने से एक छोटा सा बच्चा आता दिखलाई दिया, मान लीजिए आपका भांजा है, भतीजा है। संग हुआ उस बच्चे का, मन में भाव उत्पन्न हुआ स्नेह का, वात्सल्य का। या सड़क पे एक नोटों का दिखलाई दिया, मन में भाव हुआ लोभ का। जिस चीज से भी जुड़ रहा है हमारा मन माध्यम से, जो भी संग है, वो तुरंत उस भाव को डिफाइन कर रहा है। तो जब भाव, ये ऐसी प्रक्रिया है, जब ये चीज, और ये एकदम तो कॉमन सेंस की बात आपके सामने रखिए, डे टू डे हर व्यक्ति ने अनुभव किया है। तो जब भावनाओं की ऐसी प्रक्रिया है, तो क्यों ना हम सजग रहें कि अपने आप को किससे जोड़ते हैं। घर में कहीं से आते हैं, घर में बैठे हैं, अगर पहली चीज यही करते हैं कि टीवी ऑन करते हैं, तो संग किस चीज के साथ हो रहा है? टीवी के साथ आप एक संग जोड़ रहे हैं। वो संग कैसा है आप ज्यादा जानते हैं। यदि उस क्षण में एक छोटा सा विवेक का प्रयोग हो जाए, हाथ में रिमोट कर लिया है, वो निर्णय अभी अपने हाथ में है, टीवी ऑन नहीं हुआ है, उस एक क्षण में, स्प्लिट सेकंड में अगर आपने विवेक कर लिया, अगर ये सूत्र आपके दिमाग में आ गया, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, मैं ये जो संग करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, क्या ये पॉजिटिव है या नहीं। और उसमें आप रिमोट नीचे रख देते हैं और सोचते हैं चलो इससे अच्छा अपने घर वालों से, थोड़ी बच्चों से, परिवार वालों से थोड़ी गपशप हो जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए। ये एक छोटा सा योग का व्यवहारिक प्रयोग है। आपने योग का एक अभ्यास किया उस क्षण में, और वो अभ्यास कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आसन प्राणायाम का अभ्यास अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वो एक समय पे होता है, लेकिन ये चीजें आप प्रतिक्षण कर सकते हैं, अपने दिन में कर सकते हैं, करनी चाहिए जहां भी आवश्यकता हो। इसको हमारे गुरु जी कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल की फाइन ट्यूनिंग। तो बहुत बड़ी चीज नहीं की आपने, एक छोटा सा निर्णय था टीवी ऑन करना है या नहीं करना। एक चीज करते तो 1 घंटा आप टीवी से चिपक जाते हैं, उस 1 घंटे में क्या आप सुनते, क्या देखते, आप ही जानते हैं। लेकिन एक छोटा सा निर्णय, एक भक्ति का व्यवहारिक एप्लीकेशन, और उसकी बजाय आपने कुछ और सकारात्मक चीज की, घर वालों से बातचीत की या घर का कुछ काम निपटाया। तो इसलिए इसको, भक्ति योग को भी एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, व्यवहारिक व्यू पॉइंट से, मेरे लाइफ के लिए कैसे रेलेवेंट है, मेरी डे टू डे लाइफ में। और अंतिम चीज जो आपके सामने रखी, वो ज्ञान योग का एक छोटा सा अभ्यास है, ज्ञान योग प्रारंभिक अभ्यास, कि अपने आप को देख पाना। लोग कहते हैं कि ज्ञान योग ये प्रश्न है कि मैं कौन हूं, ये जानना। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा इस प्रश्न के माध्यम से अंतिम सत्य तक पहुंचे, अपने आत्मा का साक्षात्कार किए, लेकिन वो अंतिम अवस्था। अभी अपने आप को जानने का प्रयास शुरू करना है किसी एक ठोस स्थान से, और वो स्थान है कि आप अपने आप को देखना शुरू करिए। दिन भर मैंने क्या, बहुत सी चीजें अपने बारे में समझ में आने लगेंगी। तो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं देखता, अपने आप को ही नहीं जानता है। किसी गैर में कहा भी है, तलाशे गैर में रहता है हरदम आदमी,
तलाशे गैर में रहता है हरदम आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। हम भी तलाशे गैर में रहते हैं, हमेशा बाहर की ओर हमारा रुझान, हमारी एक्टिविटी रहती है। अपने आप को देखने में हम कतराते हैं। और ज्ञान योग का प्रारंभ होता है अपने आप को देखने से, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन के बाद आत्म सुधार। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मेरी इंटरेक्शन हो रही है, मेरा हमेशा दूसरे लोगों से झगड़ा हो रहता है। अगर आप अपने दिन का अवलोकन करना प्रारंभ करें, आप खुद देखते हैं कि बार बार मैं किसी व्यक्ति पर गुस्सा होता हूँ, कुछ ये होती है। आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं कि इस वजह से मेरी एक रिएक्शन होती है, प्रतिक्रिया होती है। भविष्य में कुछ ऐसा हो, मैं कैसे बेटर मैनेज कर सकती हूँ, कैसे बेटर मैनेज कर सकता हूँ। और ये पहला कदम है जिसमें आप अपने आप को देखने और फिर बदलने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। ये योग का जीवन शैली पक्ष है। इसको 3 सरल से सूत्रों के सामने आपके सामने रखा है, और इनको अगर आप अपना लेते हैं तो आप देखने लगेंगे कि वास्तव में योग एक समग्र जीवन शैली है। मोमेंट टू मोमेंट हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी अवेयरनेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये सब हमारे व्यक्ति के जीवन के अंग हैं। आखिर अगर हम आपसे पूछें कि आपका जीवन है क्या, तो आप क्या उत्तर देंगे? हम ये कहेंगे कि आपका जीवन वही है जो आप अपने मन में जीते हैं। बाकी चीजें जो बाहर में होती हैं वो बाहर की चीजें हैं। आप अपने मन में किस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, आपका जीवन है। और क्योंकि आपके मन को पॉजिटिव रखना योग का लक्ष्य है, इसीलिए योग का संबंध आपके जीवन की हर चीज के साथ हो जाता है। आप क्या सोचते हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके संबंध, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके एटीट्यूड्स, आपकी समझ, आप जो काम करते हैं, नौकरी पेशा, इन सब चीजों में योग एक पॉजिटिव इनपुट डाल सकता है। और वो होगा इस जीवन शैली पक्ष के माध्यम से। आप जो भी काम करते हैं, अगर कर्म योग के एटीट्यूड से कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम उसको अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकें, तो काम के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है, बोरियत नहीं रहती। अपने संगों को देखने लगते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपनी भावनाओं को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि भावनाएं नेगेटिव क्यों है। अरे क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो अपने आप को क्या एसोसिएशंस दे रहे हैं। दिन भर अगर आप बैलेंस वाली चीजें देखेंगे, भावना तो नेचुरली वैसी होगी। दिन भर जो आपकी एसोसिएशंस हैं वही आपकी भावनाओं को दिशा दे रही, और ये पूरी तरह आपके हाथ में है, आप किस चीज से जुड़ते हैं। और अंत में एक और बात आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जो है सुख शांति से संबंधित। ये सब चीजें तो हेल्प करेंगी जीवन में सामंजस्य और शांति लाने के लिए। हैप्पीनेस के लिए एक चीज और है जो हमारे गुरु जी हमसे कहते हैं, और हम लोगों ने उसको एक नाम भी दे दिया है। हमारे गुरु जी हम लोगों से कहते हैं कि क्या आप दिन के 24 घंटे प्रसन्न और पॉजिटिव रह सकते हैं क्या? आप दिन में वास्तव में कितनी देर प्रसन्न रहते हैं? ईमानदारी के साथ थोड़ा इस पर चिंतन कीजिए कि दिन में कितने क्षण प्रसन्नता के होते हैं, खुशी के होते हैं, आनंद के होते हैं, और कितने क्षण तनाव या दुख या द्वेष के क्षण होते हैं। अगर ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रायः हमारा दिन, और दिनों से ही जीवन बनता है, वो प्रायः नेगेटिविटी में, टेंशन में, तनाव में, चिंता में, वरी में, एंजाइटी में बीतता है। इसलिए
हमारे गुरुजी ने इसको हम लोगों के सामने यौगिक जीवन शैली के पहले यम के रूप में, आपने जिन लोगों ने थोड़ा योग शास्त्र पढ़ा होगा या जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि राजयोग में 5 यम और 5 नियम की चर्चा आती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इस तरह से वो थोड़ी उच्च अवस्था है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी एक सामान्य व्यक्ति जो अपने जीवन में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसके लिए पहला यम क्या होना चाहिए, ऐसी क्या कंडीशन जिसको अपने लिए धारण करने के लिए उसको एक योजना बनानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और वो है प्रसन्नता या मन प्रसन्न, मन का प्रसन्न रहना, हैप्पीनेस। क्या आप एक दिन पूरा 24 घंटे प्रसन्न रह सकते हैं? शुरू में संभव नहीं है, शुरू में हो सकता है मान लीजिए हम 5 मिनट ही प्रसन्न रह सके, ठीक है, वहां से हम प्रारंभ करें और हर दिन हमारा टारगेट हो कि आप 1 मिनट ज्यादा, आधा मिनट ज्यादा प्रसन्न रहें। अगर ये इंटेंशन आपने अपने भीतर डेवलप कर लिए, संकल्प ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आप अपने एटीट्यूड्स में, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाने लगेंगे। जो भी चीज आपको दुखी करती है या तनाव में लाती है, आप स्वयं अपने आप से पूछने लगेंगे कि इससे मैं अपने आप को क्यों प्रभावित होने दे रहे हूं। घटना बाहर घट रही है, घटना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और हमारा उस पर नियंत्रण नहीं, लेकिन उसका यहाँ प्रभाव पड़ता है वो तो पूरी तरह हमारे हाथ में है। प्रसन्नता, हमारे गुरु जी कहते हैं, एक ऐसा कवच है जिसको अगर आपने धारण कर लिया, दिन भर जो दुख के, विपत्ति के, अवसाद के बाण, 50 बाण लगते हैं, आप उनसे अपने आप को बचा कर रख सकेंगे। ये एक अंतिम सूत्र आपके सामने रखा और इसको हम लोगों ने नाम दिया है निरंजन चैलेंज, निरंजन चुनौती, अपने गुरु जी के नाम पर। क्या हम एक दिन के लिए, और एक दिन 24 घंटे भी ना कहें उसमें से, क्योंकि दिन के 8 घंटे तो सोने में चले जाते, बाकी खाने पीने में चले जाते हैं, 12 घंटे ही सही, क्या हम 12 घंटे एक दिन के लिए पूरी तरह प्रसन्न, पूरी तरह सकारात्मक, हैप्पी और पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं? ये चैलेंज हम आपके सामने भी रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्वीकार किया तो विनर आप ही होंगे। जितना भी आप इस में सफलता अर्जित कर सके, वो आपके ही जीवन को उतना सुंदर बनाएगा, उतना निखारेगा, और उससे केवल आपका जीवन नहीं, आपसे जुड़े लोगों का, आपके परिवार का, आपके समाज में उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस निश्चित रूप से दिखाई देगा। जैसे चंदन का पेड़ रहता है, उसकी गंध से पूरा आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही क्या आप भी योग को अपने जीवन में स्थान दे, वो चंदन का वृक्ष है या नहीं? हम आशा करते हैं, हमें पूरा विश्वास है, वास्तव में आप इस चैलेंज के प्रति राइज करेंगे, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, योग को अपने जीवन में स्थान अवश्य देंगे। शुभकामना के साथ पुनः गुरु जी की ओर से, अपनी संस्था की ओर से, अपनी ओर से आप सबको हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। स्वामी जी, आपका सानिध्य हमें मिला और बहुत सी अच्छी नई बातों की जानकारी हमें मिली। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने जो हमें बताया कर्म योग के बारे में, उसके अंतर्गत जो आपने हमें ज्ञान दिया, 3 बातें, सेवा भाव और पॉजिटिव रहें, संघ के बारे में, और स्वयं की समीक्षा, स्वयं पर नजर डालें, दिवस की समीक्षा करें, ये तो अति ही उत्तम था और बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। जो आजकल मानसिक तनाव हम लोगों के जीवन में जो आ रहा है, इन 3 चीजों के विषय में यदि हम अपने विचार रखते हैं तो बहुत आसानी से ध्यान रखते हैं तो कर सकते हैं। सेवा बहुत आसान है, किसी एक की चाहे तन से या मन से सेवा की जाए, पॉजिटिव रहना भी हम कर सकते हैं, और साथ में स्वयं की समीक्षा तो अपने आप को सुधारने के लिए अति उत्तम है। यदि हम स्वयं को सुधार लेंगे तो पूरा जग स्वयं ही सुधर जाएगा। आपने जो 3 सूत्र बताए वो भी अति उत्तम है। राजयोग, और राजयोग में आपने जो
यम और नियम बताएं, और जो चैलेंज दिया अंत में, जो निरंजन चैलेंज 12 घंटे खुश रहने का, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार है और सत सत आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा बथवाल जी हैं, उनके लिए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि दिल से बहुत ही उदार और कोमल हैं, और इनके विषय में जितना कहा जाए कम है। मुंगेर बिहार की ये बहुत ही गहरी इनकी आस्था है, और इन्हीं की प्रेरणा से आज हम आपके साथ वार्तालाप किए ईमेल के द्वारा, और आपका सानिध्य हमें मिला, ये इन्हीं की प्रेरणा से हो पाया। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी को। नीरा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तुम नहीं बोलोगी, तुम लोग कुछ। हाँ सुशीला जी, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन करती हूँ कि आप हमारे बीच में आए। हमारे राष्ट्रीयता सत्र में जो इतना सुंदर स्वामी जी ने आज हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसके लिए मैं सत सत नमन करती हूँ आपका। और आप लोगों का जीवन तो एकदम त्याग और तपस्या से भरा हुआ है, और आप लोगों ने जीवन में एक साइंटिस्ट बनकर भी आपने अपने जीवन में तप और साधना की है। और आज योगा स्कूल ऑफ मुंगेर में भी आप जो दे रहे हैं अध्यात्म के लिए, वो चिर स्मरणीय रहेगा। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन धर्म आप लोगों के कारण ही जिंदा है, और हम आपको सत सत नमन करते हैं स्वामी जी कि आप बार बार हम लोगों को इसी तरह से अपने उसमें सानिध्य में रखने की चेष्टा करेंगे। हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, लेकिन वो जब आई तो मुंगेर की पुस्तक, सारी किताबें मुझे स्पेशल किसी को भेज के मुंगेर से मंगवाकर और उसको देना पड़ा। उसने कहा मेरे सारे सामान रुक जाएं, लेकिन मेरे ये किताबें मेरे साथ जरूर जानी चाहिए। तो अपना बिहार और झारखंड तो एक ही था, और हम लोग उससे जुड़े हुए थे, इसलिए मुंगेर के उस योग विद्यालय के लिए हम लोग जो है ना फख्र करते हैं, गर्व करते हैं, जहाँ पे आप जैसे लोग दिन रात तपस्या और तप करके हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं योगा के रास्ते में। तो बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद। आपको मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं कि आप हमें हमारे बीच में आए हैं, और हमेशा आप लोगों का सानिध्य मिलता रहे, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए। सुशीला जी, आप अनम्यूट कीजिए। हमारे बीच हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा जी उपस्थित हैं। पुष्पा दीदी को होस्ट हैं, यदि आप चाहें तो स्वयं को अनम्यूट कर सकती हैं दीदी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा खेतान जी, यदि आप तक मेरी आवाज जा रही है तो कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय सचिव, जिसके लिए तो बस इतना ही मेरे दिल में उद्गार है कि इतनी सरल, सौम्य और मृदुभाषी हमारी रूपा जी की, इनके लिए जितना कहें कम है। आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें रूपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। हाँ, स्वामी जी को तो शत शत नमन है। जितना भी कहूँ उनके लिए कम है। नीरा दीदी ने सही कहा कि बस उनको यदि लोग फॉलो करें तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और सब बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जितनी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, हमें लगता है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, तभी वे उपस्थित हैं। स्वामी जी की बातों को सभी ने बहुत ध्यान से सुना है, और हम उसे अपने जीवन में उतार पाए, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो स्वामी जी की सभी बातों को हम आत्मसात करें, अपनी दिनचर्या में उतारें, अपने को स्वस्थ रखें
और ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कामों में अपने को अग्रसर करें। यही हमारा सभी के लिए शुभकामना है। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जी रूपा दीदी। हाँ 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 सुशीला जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। हमारे बीच मुंगेर की अनुयायी हम कह सकते हैं स्वाति जैन जी, जो पिछले 3 सालों से निःशुल्क निस्वार्थ जब भी हमें उनकी जरूरत है वो योग के लिए हमारे साथ प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित रहती हैं। स्वामी जी आपके चरणों में वो भी कुछ कहना चाहती हैं। हमारे बीच उपस्थित स्वाति जैन जी, कृपया आप अपने भाव प्रकट करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं स्वाति जी। हरिओम स्वामी जी। मैं अपने गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद जी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन है और हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने बहुत कीमती समय निकालकर हमें अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो 3 सूत्र दिए हैं और निरंजन चैलेंज दिया है उसको हम सभी कोई मिलकर पालन कर सकें। और पिछले मार्च महीने में मैंने बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर से टीचर ट्रेनिंग का बिहार योग ट्रेडिशनल टीचर ट्रेनिंग का मैंने कोर्स किया था और उस कोर्स के अंतर्गत हमारे जीवन में जो गुरु परंपरा का महान परंपरा के बारे में जानने का एवं योग को जीवन शैली के रूप में उतारने का बहुत अच्छा मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें कि 16 कंट्री से और 5 स्टेट से लोगों ने भाग लिया और उसमें महिलाओं का संख्या पुरुषों से दुगना था। तो उससे पता चलता है कि महिलाएं जो हैं वो योग के लिए बहुत जागरूक हो गई हैं। और इसी के कड़ी में हम देखें तो ये जो वर्ष है, हमारे गुरु स्वामी जी ने कहा कि ये हमारा जो सेंटिनरी ईयर चल रहा है, हमारे परम गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जो जन्म महोत्सव है उसको हम सेवा के वर्ष के रूप में हम पालन करेंगे। और इस कड़ी के अंतर्गत हमारे जो काटावांजी शाखा से महिला समिति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने गुरु भक्ति योग दिवस जो हमारी परंपरा के अनुरूप 4, 5 और 6 तारीख हर महीने हम निःशुल्क योग का सेवा कर रहे हैं। लगातार इस वर्ष चल रहा है। और एक भी हम सूचना देना चाहते हैं कि बिहार योग विद्यालय का सभी जो गतिविधियां होती हैं, जानकारी हमें ऑनलाइन भी प्राप्त होती है। तो जो भी ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है www.satyanandyogprasad.com और एक ऐप है जो है बिहार योगा ऐप के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं और लगातार उसके संपर्क में रह सकते हैं। तो ये सब हमारी अभी गतिविधियां चल रही हैं और स्वामी जी आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार से हमें बार बार आकर मार्गदर्शन देते रहें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हम महिलाओं का जो शक्ति है वो योग के माध्यम से और हमेशा प्रसन्न रहकर ही बढ़ सकता है। तो निरंजन चैलेंज को हम जरूर फॉलो करेंगे सभी कोई। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम। धन्यवाद स्वाति जी, आपने बहुत सी अच्छी जानकारी हमें दी, वेबसाइट के बारे में बताया, ऐप के बारे में बताया। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जब भी हमें जरूरत होती है हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। इसके लिए बहुत ही धन्यवाद और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह अपनी सेवाएं हमें देती रहेंगी। तहे दिल से आपका शुक्रिया। स्वामी जी, अब आपसे मेरा जो विषय है इस सत्र में अंगदान, उसके विषय में जानना चाहूंगी कि इसके विषय में आपका क्या विचार है। स्वामी जी। हाँ, जो आपका प्रश्न है अंगदान संबंधी, उसमें तो देखिए कोई योग के दृष्टिकोण से और अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो कोई दो मत है ही नहीं। दान किसी भी रूप में हो तो एक सत्कर्म है ही, एक गुड डीड है ही। यदि वो अंग का हो जिससे एक व्यक्ति उस अंग को प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सके तो वो तो सोने पे सुहागा है। निश्चित रूप से ये तो एक
हम तो इसको एक बहुत अच्छी पहल के रूप में देखते हैं, चाहे वो रक्तदान हो, नेत्रदान हो, अनेक अंगों का दान है जो व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत ही हो सकता है। यदि व्यक्ति मृत्यु के उपरांत भी ये निर्णय लेता है कि मेरे शरीर के ये अंग यदि किसी के काम आ जाएं और किसी का भला कर सकें, ये तो एक बहुत ही अच्छी मानसिकता का परिचय है कि व्यक्ति अंतिम समय के बाद भी अपने शरीर से कुछ परोपकार, कुछ पुण्य कर्म ही करवा रहा है। और इस पहल के चलते जो भी योगदान आप लोग अपनी संस्था के माध्यम से देते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए भी एक संघ की आवश्यकता होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चाहिए होता है, तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और हम आशा करते हैं कि आप ये कार्य सामाजिक स्तर पर और सार्थक होंगे और सफल होंगे। धन्यवाद स्वामी जी। मुंगेर अपना योग विद्यालय में भी हमारी मुंगेर की जो शाखा है, हम चाहेंगे कि वहां पे अपने पोस्टर लगा दें, यदि आप लोग इजाजत दें तो किसी को भी वहां जो शिक्षार्थी आए या किसी को भी नेत्रदान करने की या अंग दान करने की जरूरत महसूस हो तो कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी वो नेत्रदान के फॉर्म मंगवा सकता है। और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि अपने सद्विचारों में इन सब चीजों का यदि हम प्रचार करते हैं, आधा मिनट भी यदि हम देते हैं, जैसे आपने कहा कि सेवा भाव मन से भी कर सकते हैं, यदि हम करते हैं तो जो अनगिनत व्यक्ति, किसी की आंखें नहीं है, कोई किडनी के लिए, कोई लीवर के लिए जो तड़प रहे हैं, जीते जी जो मृत्यु समान है, उनको यदि हम कुछ भी दे पाते हैं तो अपना सौभाग्य समझेंगे। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए हमें। अवश्य, आपका कुछ भी ऐसा मटेरियल हो हम लोगों को भेजिए, हम जैसे भी यथासंभव उसको उपयोग में लाएंगे। और निश्चित रूप से वो एक समाज में एक अवेयरनेस लाएगा। और ये तो एक निश्चित रूप से, जैसा हमने कहा, बहुत अच्छी पहल है। और हम लोग अपना सौभाग्य समझेंगे कि अगर हम इसमें भी अपना गिलहरी स्वरूप कुछ छोटा सा योगदान कर सके तो। अभी तक स्वामी जी हम लोग इस सत्र में 125 के करीब नेत्रदान व्यक्तियों के, महान व्यक्ति जो गुजर चुके हैं, ऐसी पुण्य आत्माओं के, पूरे हमारे राष्ट्र की बहनों के द्वारा 125 व्यक्तियों के नेत्रदान करवाए जा चुके हैं। 13 से 14 बॉडी डोनेशन, मृत्यु उपरांत पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज में अपना समर्पित करना, वो कार्य हो चुका है। और रक्तदान की और अंगदान भी हमारे 3 महान जो व्यक्ति हैं जो गए, जिनका ब्रेन डेथ हुआ, उनके अंगदान हुए हैं। तो ऐसा यदि आप जैसी संस्था हमारे साथ आती है तो इसमें हम और ज्यादा वृद्धि कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आपका सहयोग इसीलिए हमें चाहिए। हम हर संस्था से, हर व्यक्ति से अनुरोध करते हैं कि कृपया कहीं भी कुछ ऐसा आपको नजर आए तो हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद स्वामी जी। हमारे साथ हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी बनी हुई हैं। संध्या जी, आपका उद्बोधन, आपके सद्विचार। संध्या अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। संध्या जी, आपको होस्ट हैं। दो व्यक्ति। धन्यवाद, धन्यवाद सुशीला जी। सदगुरु श्री शिव ध्यानम सरस्वती जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत ही प्रखर उद्बोधन रहा। बुद्धि, भावना और कर्म को समायोजित करके किस तरह हमको जीवन जीना है और किस हेतु योग किया जाना है कि मानव कल्याण हेतु, और स्वयं को के ऊपर किस तरह से अनुशासन रखना है। बहुत सुंदर बातें आपने स्वामी जी हमको बताई है। और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में और योग को आपने डिफाइन किया है, बहुत सुंदर रहा। और जीवन वही है जो आप अपने मन में जीते हो। यह तो एक बहुत बड़ी नई बात समझ में आई कि मन में जीना जो है वही सही जीवन होता है। और निरंजन चैलेंज का तो क्या कहना,
स्वामी जी, ये हम आपसे बराबर आश्वासन देते हैं कि जो भी बहनें यहाँ उपस्थित थी, हर बहन इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करेगी और अपने जीवन में ही परिवर्तन लाने के माध्यम बनेगी। कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, आपको और आपकी टीम को भी, जिन्होंने ऐसा इतना प्रयास किया, और स्वाति जी जैन जो बराबर इस क्षेत्र में हमारे लोगों के साथ में लगी हुई हैं, अपनी सेवाएं देती हैं, उनको भी शत शत नमन। धन्यवाद सुशीला जी। राधे राधे। धन्यवाद संध्या जी। राधे राधे। चैट में एक तो प्रश्न था कि प्राणायाम कितना करना चाहिए। देखिए, जो प्राणायाम के बारे में आप लोगों को कैप्सूल के बारे में बतलाए, जब ये 2 प्राणायाम आपके सामने हमने रखे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, एक सामान्य व्यक्ति के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के 10 राउंड पर्याप्त है। 10 बार, यानी एक बार बाएं से लिए दाएं से छोड़े, दाएं से लिए बाएं से छोड़े, इसको 10 बार करेंगे तो पर्याप्त है। और भ्रामरी प्राणायाम भी 10 बार पर्याप्त है। और जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाएंगे, अपने आप आपकी श्वास की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो जो चीज पहले आप अगर 3 या 4 सेकंड में एक श्वास लेते थे शुरू में, कुछ सप्ताह या महीनों के अंतराल में आपकी श्वास की लंबाई हो सकता है 10 सेकंड हो, 12 सेकंड, 15 सेकंड, वो धीरे धीरे इस अभ्यास में प्रगति है। और ये अपने में एक संपूर्ण अभ्यास है, कंप्लीट साधना है। ये तो प्रारंभिक स्टेज आपको बतलाई। जिन लोगों की इसमें रुचि हो, रुझान हो, इसमें गहराई में उतरना चाहें, वो फिर एक योग्य शिक्षक से सीख सकते हैं, जिसमें फिर और चरण जुड़ते हैं। सांसों को रोका जाता है, कुछ क्रियाएं हैं जिन्हें बंध कहते हैं, उन्हें लगाया जाता है, पर वो एक सीक्वेंस में और शिक्षक से सीख के करनी चाहिए। तो प्रारंभ में एक व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए 10 बार पर्याप्त है। और इसको दूसरा पॉइंट ये कि इसको आप दिन के किसी अन्य समय भी कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे समय जहां आपको जरूरत लगे। कभी भी आपको लगे आप तनावग्रस्त हो रहे हैं, एंजाइटी या पैनिक अटैक आ रहा है, कुछ नहीं, अगर आप केवल अपनी श्वास के प्रति सजग बन जाते हैं, 5-6 लंबी गहरी श्वास लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम की भी जरूरत नहीं, केवल श्वास की सजगता, क्योंकि श्वास आपके शरीर और मन को जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास की सजगता से तुरंत शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। लंबी गहरी श्वासों की सजगता से ही आप अपने मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं। कभी लगे कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, टेंस है, एंजाइटी है, जहां भी बैठे हैं, सोफा पे, कुर्सी पे, ये भी आवश्यक नहीं कि आप एक ध्यान के आसन में बैठे, किसी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप नाड़ी शोधन या भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। योग कैप्सूल का सिद्धांत यही है कि जब आवश्यकता हो आप वो कैप्सूल लीजिए। दिन में जिस तरह आपको कभी भी सिर दर्द होता है, आप एक एस्पिरिन लेते हैं, 10 मिनट में सिर दर्द गया, आप काम पे चले। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर दर्द जल्दी भगाने के लिए आप 10 एस्पिरिन लेंगे। 10 एस्पिरिन की तो कोई जरूरत नहीं। 10 एस्पिरिन भी उतनी देर में काम करें। जहां एक एस्पिरिन से काम हो सकता है, वहां उतना ही करें। योग के अभ्यासों में भी यही सिद्धांत है, जितना आवश्यक है उतना करना पर्याप्त है। जी, एक चैट में और प्रश्न आया है कि जो बच्चे हकलाते हैं और जिद्दी होते हैं, तो उसे कौन सा योगा किया जा सकता है। देखिए, बच्चों के संबंध में हमारे विचार थोड़े अलग हैं, क्योंकि आजकल जब बच्चों के संबंध में योगाभ्यास की चर्चा होती है तो वो थोड़ा लठमार योग होता है। आजकल अनेक स्कूलों में, शिक्षा व्यवस्था में योग को चलाने की पहल है। विचार अपने में अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो फॉल्टी रहता है। अब बच्चे 8, 9, 10 साल के हैं और उनको उनके शिक्षक यदि कठिन कठिन अभ्यास करा रहे हैं, तो उससे बच्चों को फायदा कम और नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है। हम लोग मानते हैं कि योग बच्चे के लिए 8 वर्ष की उम्र से शुरू होना चाहिए। उससे पहले बच्चा जो खेलता है, कूदता है और अपने माँ के साथ रहते हुए जो संस्कार ग्रहण करता है, वो उसकी वास्तविक ट्रेनिंग है। वो उसके कंडीशनिंग को क्रिएट कर रहा है जो जीवन भर साथ रहेगी। इसलिए माता पिता का रोल, विशेषकर माता का रोल बहुत ज्यादा होता है। यदि माता योग का अभ्यास करती है
तो छोटा बच्चा उनको देख देख के वो पॉजिटिव चीज इम्बाइब करेगा, खेल खेल में करना शुरू करेगा, वो सही तरीका है, बजाय इसके कि बच्चे से जबरदस्ती कहा जाए कि तुम इसको करो। और हमारे यहाँ जब बच्चा 8 वर्ष का होता था, उसका उपनयन संस्कार होता था। अब लोग उसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, उसको धर्म कर्म से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा क्रिएट की थी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। बच्चे के भीतर जो एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड, इसका संबंध आज्ञा चक्र से रहता है, उसका क्षय रोकने के लिए बच्चे को 3 अभ्यास कराए जाते थे 8 वर्ष की उम्र में। लड़का हो या लड़की समान रूप से होता था, बाद में परिवर्तन हुए वो अलग बात है। 8 वर्ष का बालक या बालिका को एक तो मंत्र दिया जाता था, गायत्री मंत्र, दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम बतलाया जाता, तीसरा सूर्य नमस्कार का आसन। आसन, प्राणायाम और मंत्र का एक छोटा सा कैप्सूल बच्चे को उपनयन संस्कार में दिया जाता था। अब तो केवल उसको एक धागा धारण करना, जनेऊ धारण करना समझ लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन ये था। यह बच्चे के जीवन में योग की वास्तविक शुरुआत है। अब जैसा आपका प्रश्न है कि कोई विशेष रूप की कोई समस्या है, अगर बच्चा जाता है तो उसमें एक योग का उपयोगी अभ्यास बच्चा कर सकता है, जिसको सिंह गर्जन आसन कहते हैं। सिंह गर्जन आसन में सूर्य की ओर मुंह करके, मुंह खोल के, जीभ बाहर निकाल के एक शेर के दहाड़ने की आवाज की जाती है। इसको किसी भी योग्य शिक्षक से सीखा जा सकता है, सरल सा अभ्यास है, ये फायदा करता है। साथ ही यदि बच्चे से कुछ संस्कृत स्तोत्रों का पाठ कराया जाए, वो मदद करेगा। और इसके अलावा जो मुख्य बात है वो जो हमने कही कि वो प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के अभ्यासों से प्राय बच्चे की डेवलपमेंट बैलेंस हो जाती है। ये जो आप समस्याएं बोल रहे हैं, हकलाना या बच्चे का जिद्दी होना, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। यदि बच्चे का शुरू से, बचपन से एक पॉजिटिव यौगिक वातावरण में पालन पोषण होता है, वो इन अभ्यासों को धीरे धीरे सीखता है, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप सॉल्व की जा सकती है। आशा करते हैं ये आपको मदद करेगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने सॉल्यूशन दिया। प्रश्न दूसरा है, एक और, डायबिटिक पेशेंट है और वेट भी ज्यादा है, क्या यह योग और प्राणायाम से रिवर्स हो सकता है? डायबिटीज, ये जो मधुमेह का आपने प्रश्न पूछा है, उसका सीधा उत्तर तो है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों ने जब बिहार योग विद्यालय जब स्वामी सत्यानंद जी ने स्थापित किया था, उनका एक मुख्य प्रयोजन ये भी था कि योग को वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित करना। उस समय बहुत से रिसर्च कंडक्ट किए गए थे मेडिकल कॉलेजेस के साथ। ये एक तो ये डायबिटीज पर तो संबलपुर में और बोलांगीर में और बुर्ला मेडिकल कॉलेज में प्रयोग हुए थे, रिसर्च हुई थी, और ये प्रमाणित किया गया कि 40 दिन के एक शिविर में, जिसमें उनको इंटेंसिव प्रैक्टिसेस कराए जाते थे, डायबिटीज पूरी तरह क्योरेबल है। यहाँ तक होता था कि 40 दिन के उस शिविर के बाद सभी प्रतिभागियों को आलू, चावल, मिठाई खिला के विदा किया जाता था, यानी ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई। तो निश्चित रूप से डायबिटीज मतलब जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब अगर उस श्रेणी तक चला गया तब तो स्थिति फिर काफी वो है गंभीर। पर जो सामान्य डायबिटीज जो समाज में पाया जाता है, वो निश्चित रूप से रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि रोगी में वो उत्साह हो, वो इंटेंशन हो, वो इंक्लिनेशन हो, कि कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, और विशेषकर आसनों के अभ्यास, षटकर्मों के अभ्यास। यदि व्यक्ति इनको रुचि के साथ करता है तो निश्चित रूप से वो पाएगा कि इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो योग में तो हम मानते हैं निश्चित रूप से ये टाइप 1 डायबिटीज क्योरेबल है, पर बशर्ते कि पेशेंट उसके नियमों को, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है। लोगों की एक पुस्तक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को बताया गया था, हम लोगों का सारा साहित्य जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध है निःशुल्क। सत्यम योग प्रसाद उसका नाम है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं या उसकी एक ऐप डाउनलोड कर देते हैं, सत्यम योग प्रसाद, तो उसके माध्यम से जितने हमारे पब्लिकेशंस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। एक है जिसका नाम है दमा और मधुमेह। वो दमा और मधुमेह की बीमारी पर ही लिखी गई किताब है,
अंग्रेजी में उसका नाम है यौगिक मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा एंड डायबिटीज। तो उसमें डिटेल में जानकारियां दी हैं। आप अभ्यासों को किसी योग्य शिक्षक से सीखकर उनको कीजिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, योग कैप्सूल फॉलो करने से भी कुछ फर्क पड़ सकता है डायबिटीज में? पड़ेगा निश्चित रूप से। और आप केवल हम कह रहे हैं इसलिए मत मानिए, आप कल से ही उसको अप्लाई करके देखिए और आप खुद अनुभव करेंगे। क्योंकि योग में तो हम मानते हैं कि डायबिटीज एक साइकोसोमैटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारी है। आजकल के डॉक्टर्स भी मानते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब हो जाता है, खान पान हम लोगों का जब व्यवस्थित नहीं रहता है, तो एक अंतिम पॉइंट आपके सामने अब इस प्रश्न आया है तो एक और पॉइंट भी रख देते हैं कि यौगिक जीवन शैली के अंतर्गत और छोटी छोटी बातें हैं जो भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने की अभ्यास। आप सवेरे कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आप भोजन जो करते हैं कितनी बार करते हैं। अगर आप नाश्ता लंच डिनर करते हैं एक निश्चित समय पे करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप दिन में बीच बीच में कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, स्नैकिंग जिसे कहते हैं, और आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत हो गया है, कभी एक समोसा, कभी एक बिस्किट, कभी कुछ, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों पर भी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा अंकुश, वो भी यौगिक जीवन शैली का एक अंग है। खान पान, जागना सोना, वो अगर नियमित हो जाता है तो फिर आसनों का, प्राणायामों का, अन्य अभ्यासों का प्रभाव द्विगुणित हो जाता है। नहीं, आप आसन किए जा रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल अगर आपका, आपकी ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स डिसिप्लिन नहीं है, फिर वही बात हुई कि कुएं में बाल्टी डाली पानी निकालने के लिए, लेकिन बाल्टी में छेद है, ऊपर आते आते पानी सारा निकल जाता है। तो ये सब चीजें भी मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, जीवन शैली की बहुत जरूरत है। एक क्वेश्चन और है गुरुजी, सूर्य नमस्कार कितने राउंड करने चाहिए? कितने राउंड करने हैं ये आपकी उम्र पर, आपके हेल्थ पर, आपकी बॉडी कंडीशन पर निर्भर करता है। सामान्य व्यक्ति के लिए हम सलाह देंगे 3 से 6 राउंड पर्याप्त है। कोई व्यक्ति जवान है, स्ट्रांग है, ज्यादा कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन 12 राउंड करते हैं। वो आपकी अपनी कॉमन सेंस के आधार पे होना चाहिए। और उसमें बस ये एक बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सूर्य नमस्कार की कुछ सावधानियां हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी रहती हैं। अगर आपको हाई बीपी, हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेनुअस अभ्यास है, वो बीपी को थोड़ा बढ़ाता है। तो यदि बीपी की समस्या है तो पहले आपको बीपी को कंट्रोल में लाना चाहिए और फिर आगे ये सब प्रैक्टिस की जा सकती है। सही बात है गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न है, नी पेन या बैक पेन हो तो इसका उपचार क्या है? स्वामी सत्यानंद जी ने आसनों की एक श्रृंखला क्रिएट की थी जिनको पवन मुक्त आसन कहते हैं। उनकी चर्चा का समय नहीं मिला, पर यहाँ उनका नाम आपके सामने रख देते हैं और उनको भी आप शिक्षक से सीख सकते हैं। बहुत सरल से अभ्यास है। पवन मुक्तासन, इसकी 3 श्रृंखलाएं हैं, 1, 2 और 3। पहली श्रृंखला वो शरीर के जोड़ों पर केंद्रित है, जितने भी जॉइंट्स हैं। तो जितनी भी ये जॉइंट संबंधी समस्याएं होती हैं, चाहे गठिया हो, आर्थराइटिस हो, रूमेटिज्म हो, तो ये सरल से अभ्यास बहुत मदद करते हैं। तो इनका अगर आप नियमित अभ्यास शुरू करेंगे निश्चित रूप से फायदा होने लगेगा। जहाँ तक बैक पेन का प्रश्न है, तो योग में कुछ आसन होते हैं जो पीछे, जिनमें स्पाइन को पीछे की ओर झुकाया जाता है, तो बैकवर्ड बेंडिंग आसन कहते हैं। कुछ उदाहरण है शलभासन, धनुरासन, मकर आसन, भुजंग आसन। तो आप भी इनको अगर सीख के को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मधु जी, टाइम हो रहा है। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके भी जो क्वेश्चन हैं, अपने जो योगा के ग्रुप चल रहे हैं वो सब उसमें लिख दें, तो उसके जवाब सभी हमारे जिज्ञासुओं को मिल जाएंगे, क्योंकि अपना टाइम समाप्ति की ओर है। 2-3 लोग जो बात करना चाहते हैं हमारे साथ, बंगाल की बबीता जी जुड़ी हुई है, माया सिंघल जी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, सीमा जी चौधरी हैं, और 2-3 लोग जो इच्छुक हैं कृपया 1-1 मिनट में अपना कार्य रखें। मीना तोदी जी हमारे साथ हैं, कृपया अपना उद्बोधन रखें। आप जो कहना चाहते हैं स्वामी जी से कहें,
और फिर हम अपने कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन से समाप्त करेंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ दीदी? सीमा जी। हाँ, हरिओम पूछिए। स्वामी जी. First of all, we'd like to express a heartfelt gratitude for the mesmerizing session of yours. मेरा 2 क्वेश्चन है स्वामी जी. एक है कि you are an IITian, तो what made you incline towards yoga? और सेकेंड है कि जैसे कल हम लोग का वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, तो वैसे जो हम लोग के स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, तो इज देयर एनी थेरेपी इन योगा थ्रू विच वी कैन ब्रिंग द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ दोज चिल्ड्रन टू इन कंट्रोल? क्योंकि बहुत लोग बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, मैं डे टू डे लोग के साथ डील करती हूँ, तो वैसा कुछ है स्वामी जी जिसमें हम लोग उनके इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकें? पहला प्रश्न का तो उत्तर नहीं देंगे, वो आप लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, समय कम है, आपको कुछ उससे विशेष फायदा नहीं होगा। दूसरा प्रश्न ऑटिज्म के बारे में आपने पूछा है। हाँ, उसमें भी अभी डिटेल में जाना संभव नहीं है। हम आपको 2 बुक्स का रेफरेंस देंगे जो हम लोगों के संस्था ने प्रकाशित की हैं। योगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वॉल्यूम्स 1 and 2, बच्चों के लिए योग शिक्षा। तो ये जो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बच्चों पर योग को अप्लाई करना अपने में एक कला है, तो हम एक मैकेनिकल तरीके से करना सजेस्ट नहीं करते हैं। और बच्चों, आप तो अच्छे से जानते हैं गृहस्थ लोग कि बच्चे कितने नाजुक होते हैं, उनकी डेवलपमेंट और उनकी प्रोग्रेस मतलब किसी लठमार तरीके से नहीं की जा सकती। बहुत उसमें एक सेंसिटिविटी होना आवश्यक है। इन किताबों में ऐसे बहुत सी छोटी छोटी विधियां, टेक्निक्स, एटीट्यूड्स की बच्चों का जो ग्रोथ है, और ताकि उनका ग्रोथ बैलेंस्ड रहे, और जो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, और ये आजकल तो बहुत व्यापक हो रही हैं, कोई अटेंशन डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, और पर यदि इनको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से एड्रेस किया जाए, और जो उनको कराने वाले जो टीचर्स हैं वो भी सेंसिटिव रहें, तो निश्चित रूप से इन विधियों से फायदा हो सकता है। पर यही है, आवश्यकता है एक इंटरेस्ट की और एक प्रॉपर एप्लीकेशन। धन्यवाद स्वामी जी। हमारे साथ बबीता जी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी बगड़िया, बंगाल प्रांत अध्यक्ष। बबीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, मुझे स्वामी जी के सामने होने का चांस मिल रहा है। हरिओम तत्सत स्वामी जी। आज आपकी तेजस्वी वाणी से इतनी सुंदर बातें सुनकर ये अपने तन, मन और आत्मा को किस तरह परिष्कृत रख सकते हैं, सुनकर बहुत सुंदर, अतुलनीय था। आपको आज देख करके हमें पुरानी रिखिया स्कूल ऑफ वहाँ रिखिया आश्रम याद आ गया, जहाँ सत्यानंद जी से भी हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, निरंजनानंद जी से भी वहां मिले थे, और राम सीता विवाह में हम लोग हमेशा शरीक होते थे। तो आज आपका सानिध्य पाके हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हमें आकर के हमारे तन मन को परिष्कृत रखने का हमेशा हम लोग को साथ मिलता रहे, यही आपसे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ अंजू सरावगी जी, हमारी इनकमिंग राष्ट्रीय अध्यक्षा, उपस्थित हैं। कृपया अंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हमारे साथ मीना तोदी जी हैं, वो भी अपने आप को अनम्यूट कर लें। माया सिंघल जी, वो भी अपने आप को अनम्यूट कर लें, अपनी ऑडियो वीडियो चालू रखें। अंजू सरावगी जी। धन्यवाद सुशीला दीदी। स्वामी जी, आपको नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके सानिध्य में आके योग शास्त्र का इतना सुंदर ज्ञान एक मिला। और योग शास्त्र मेरे मन में जब से आ रहा है, जब हमारे भारत का ऐसा उन्नत शास्त्र है, तो क्यों नहीं हम लोग स्कूल में पाठ्यक्रम में कभी भी इसको नहीं पढ़े, अपनी ही चीज को हम नहीं पढ़े। जब हम इतने टॉप लेवल में जाते हैं, और आज हमको महसूस हो रही है ये कमी, क्यों नहीं मैंने बचपन में ये पढ़ा। मैं बचपन से खुद को सुधारती, खुद के योग से जो आपने आज बताया है, उससे मैं खुद के मन को कंट्रोल करती, खुद के शरीर को स्वस्थ रखती और खुद के भावनाओं को परिष्कृत करती। स्वामी जी, ये कैसे हो आप बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बच्चे नहीं सीख पाए। हमने तो टेक्निकल एजुकेशन दे दिया है, सब साइंस पढ़ा दिया, लेकिन योग साइंस नहीं पढ़ाया।
देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि जब जागो तब सवेरा। यस यस जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि हाँ, हमें बेहतर बनने की संभावना है और वो संभावना वास्तव में चरितार्थ हो सकती है योग के माध्यम से, तो बस उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। अब पीछे मुड़ के देखने का तो कोई मतलब है नहीं। जी जी आज से आप शुरू कर दीजिए। और हम तो जी। चाहेंगे कि आप लोग जिस एक संगठन से जुड़े हैं वो वास्तव में एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आप यदि अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं शारीरिक स्तर पर, मन से अपने आप को संतुलित और मजबूत रख पाते हैं, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आप अनेकों को और प्रोत्साहित, प्रेरित, प्रभावित कर पाएंगी। और यदि ऐसा हो पाता है तो हम समझेंगे कि मकसद हम लोगों का पूरा हुआ। धन्यवाद स्वामी जी। और जरूर आपका जो ये गाइडेंस है हमको चाहिएगा। हम 2 साल के लिए हमारे सम्मेलन में फलीभूत कर पाए योग शास्त्र का भी साहित्य, तो जरूर अगर समय दे पाए, सुशीला दीदी से मैं नंबर लेना चाहूंगी। कोई भी मेल के द्वारा, कोई भी कैसे भी एक सूक्ष्म रूप में अगर गाइडेंस दे पाए हमारे। जी अवश्य, हम लोग तो सेवा के लिए उपलब्ध हैं ही। कभी भी आपको अवसर मिलेगा तो हम अपने आप को कृतार्थ अनुभव करेंगे। इसी प्रकार का भी योगदान आप हम लोगों से चाहेंगे, हम सदा उपलब्ध हैं। जरूर। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा जी का भी धन्यवाद कि आपको हमारे सानिध्य में लाने के लिए उन्होंने मेहनत करके आज जूम मीटिंग रखी। और आपका पुनः धन्यवाद स्वामी जी। माया सिंगल जी हमारे बीच उपस्थित, धन्यवाद अंजू जी। और आपका 2 साल टर्म्स आ रहा है, आप जितना चाहें योगा के लिए निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। कई अपने मुंगेर से जुड़े हुए टीचर हमारे सानिध्य में हैं, साथ में हैं। बिल्कुल जो चाहें वो हो जाएगा, चिंता मत करिए आप, सब धन्यवाद दीदी। माया सिंगल जी, माया सिंगल जी, माया सिंगल जी आप को होस्ट हैं। मीना तोदी जी। धन्यवाद सुशीला जी। जी आपका कोई प्रश्न, कुछ विचार? प्रश्न कुछ नहीं है। धन्यवाद सुशीला जी। स्वामी जी के चरणों में शत नमन। आज आपकी वाणी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया है। योग शास्त्र के बारे में आपकी बहुत अच्छी हमें जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत आभार। हम सब अपने जीवन में उसे उतारें और स्वस्थ रहें, मैं सभी बहनों से यही चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माया जी। कल्पना वर्मा जी कुछ कहना चाहती हैं, 1 मिनट के लिए। कल्पना वर्मा जी आप जो बोलना चाहें कृपया बोलें। आपका हैंड राइज है कल्पना वर्मा जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। मैं जुड़ी हुई हूँ आश्रम से। मैं कर्म संन्यास ली हुई थी और मैं अभी कोरोना के कारण आश्रम नहीं जा पाई हूँ। अभी हम लोग पटना योग केंद्र से ऑनलाइन हम लोग योग सीखते हैं अलग अलग क्लासेस में, और स्वामी जी का दर्शन हुआ, इसके लिए मैं मेरा प्रणाम स्वीकार। धन्यवाद धन्यवाद। ज्ञान शक्ति जी हमारे साथ राइज हैंड कर रखी हैं, कृपया आपको कुछ कहना है तो आप बोलें। सुशीला जी एक प्रश्न बार बार आ रहा है बीपी के लिए। जी बोलिए, पूछ लीजिए। ज्ञान शक्ति अनम्यूट करें अपने आप को। ज्ञान शक्ति जी अनम्यूट करें। विनो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हरि स्वामी जी। मुझे पूछना था, बहुत लोग पूछते हैं इनिशियली जो बीपी स्टार्ट होता है उसके लिए योगा कौन सा करना चाहिए, मतलब आपसे जानना चाहते हैं, मतलब आज रिसेंटली में क्या हम उसको कह सकते हैं, बता सकते हैं। बीपी की समस्या के लिए जो प्राणायाम आप लोगों को बतलाए, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम, वो बहुत फायदा करते हैं। योग निद्रा का अभ्यास रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि हम लोग योग में मानते हैं कि बीपी एक लक्षण है
पर जिसका जो मूल कारण है वो स्ट्रेस है, टेंशन। और जब तक उस टेंशन को क्लियर नहीं किया जाएगा, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो बीपी की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो ये सरल से प्राणायाम, रिलैक्सेशन का अभ्यास और जो लाइफस्टाइल बात कही हमने, एटीट्यूडिनल चेंजेस, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण में परिवर्तन। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। यदि हमारी दृष्टि रहती है नेगेटिव, हम छोटी छोटी चीजों तिल का ताड़ बना देते हैं और चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, बिना बात के लोड लेते हैं, टेंशन लेते हैं। वो मनोवृत्ति को बदलना, वो प्रारंभिक स्टेप है, वो उसका फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि वो चेंज अपने भीतर से ही लाना है। तो ये कुछ अभ्यास अपने तरीके से मदद करेंगे और ये जीवन शैली का पक्ष, जिसके लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा लोगों को अपनी सोच को बदलने की। वो एक चैलेंज है, लेकिन संभव है और करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम स्थायी होने वाला है। धन्यवाद स्वामी जी। अंजू जी, अब अपनी अंतिम परिपाटी इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन करिए, क्योंकि हमें 2 मिनट के अंदर ही ये जूम लिंक बंद होने वाला है। अंजू मित्तल जी। जी, धन्यवाद व्यक्त करने की निभा रहे परंपरा। आप सबकी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती नीरा जी बथवार व राष्ट्रीय सचिव सरल सौम्य रूपा जी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। परम आदरणीय योगाचार्य स्वामी जी का आपसे ज्ञान भरी बातें हमारे जीवन की सफलता की ओर ले जाएगी। आपका कोटिशः धन्यवाद अर्पण करती हूँ। राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया जी का धन्यवाद अर्पण करने को शब्द नहीं है हमारे पास, जो निरंतर हमारे उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी अग्रवाल का मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ, जो निरंतर सदैव हमारा साथ देती हैं। हमारी टीम मधु जी, राजकुमारी जी, आप दोनों को अनेकानेक धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी गणों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। योग ट्रेनर स्वाति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण को धन्यवाद अर्पण करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस धन्यवाद की कड़ी में हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा जी खेतान, जो हमारे साथ निरंतर जुड़ी रही, उनका तहे दिल से धन्यवाद। इनकमिंग अध्यक्षा अंजू सरावगी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जितनी भी हमारी प्रांतीय अध्यक्षाएं जुड़ी हुई थी, हम उनको टाइम की कमी की वजह से नहीं ले पाए। आप सबका धन्यवाद मैं करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि टाइम एक लिमिट है, जो कि हमें टाइम से ये कार्यक्रम खत्म करना। और हमारी नीरा जी भी कहती हैं कि टाइम से शुरू करो, टाइम से खत्म करो। हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे 2 भाइयों के हैंड राइज थे, वो कुछ पूछना चाहते थे। कृपया आप लोग अपनी बातें ग्रुप में लिख दें, वो आप लोगों तक उसके आंसर पहुंच जाएंगे। स्वामी जी, आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई नंबर है तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम कांटेक्ट कर सके। किसी कोई गंभीर समस्या या गंभीर विषय हो तो हम आपसे कांटेक्ट कर सके। ऐसे तो हमारे पास स्वाति जी हैं ही, हमारी कुछ चीजें, जो कुछ बातें हैं, उनका वो सॉल्यूशन हमेशा देती हैं। पर यदि आपका नंबर हमें मिल जाए, कोई गंभीर समस्या हो या हमें मुंगेर आश्रम से कुछ कार्य हो, तो हम संपर्क कर सकें, उसके लिए कोई फोन नंबर हमें मिल जाए तो उचित होगा स्वामी जी। आश्रम का फोन नंबर तो हम लोगों के वेबसाइट पर है। आप लोगों को वेबसाइट भी बताए, एक और वेबसाइट है www.biharyoga.net। वो बिहार स्कूल ऑफ योगा की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां से तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। ईमेल के द्वारा भी, जिस प्रकार से ये मीटिंग तय हुई थी, वो एक संपर्क का माध्यम है। आपने व्यक्तिगत फोन नंबर पूछा है, उसका सरल सा उत्तर है, हम तो फोन रखते ही नहीं है, इसलिए आपको प्रश्न नंबर देने का प्रश्न नहीं उठता। पर एक आपने अच्छी चीज पूछी, क्योंकि इसके चलते हम एक अंतिम बात आपके सामने रख सकते हैं, जिस पर हमारे गुरुजी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह से फास्टिंग होती है, उपवास किया जाता है, वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हम लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं या अलग समय उपवास करते हैं। उसी तरह से एक डिजिटल फास्टिंग करनी चाहिए, डिजिटल उपवास, कि सप्ताह में एक दिन ही सही, एक दिन क्या, एक दिन के 2 घंटे से ही, सप्ताह का कोई 2 घंटे का समय आप डिसाइड कर लीजिए कि इस समय हम अपना मोबाइल फोन, कोई भी डिजिटल उपकरण, टैबलेट, टीवी नहीं देखेंगे।
वो 2 घंटे का समय आप अपने किसी हॉबी को दीजिए। आप हमेशा से किताब पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, वो कीजिए। अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ समय दीजिए। ये एक, अगर आप और चीज जोड़ सकें, ये भी एक यौगिक लाइफस्टाइल का अंग है, डिजिटल फास्टिंग। तो इसको भी अगर जोड़ सकें तो फायदा आपको ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी। और हमारे साथ अन्य साधक भी जुड़े हुए हैं। स्वाति जी को हम जान रहे हैं, लेकिन आपके योगाश्रम से जुड़े हुए बहुत सारे साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज वो यहाँ पर उपस्थित रह के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपको सुनने के लिए सभी इतने आज क्या कहते हैं और हमें क्या नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है के लिए। हम जो हमारे दिल के जो भाव है जुबा पर नहीं ला सकते। आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई हैं। इनमें से हमारे जितने लोग यहाँ उपस्थित थे 300 से ऊपर, यदि एक एक बात भी 1-1 मिनट डेली अपनी नित्य क्रिया में लाएं तो मैं समझती हूँ कि आज की ये मीटिंग सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं, हमारी नीरा जी की आज्ञा चाहते हैं इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बाथरूम गया है रे।